हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और मेरा काम है आप तक लेकर आना लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव्स, एक्सेसरीज, कंपैरिजन्स और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस। आज हमारे पास है दो ऐसी गाड़ियाँ जो अपने सेगमेंट की किंग है। एंड बहुत लोग इस बारे में मुझसे पूछते हैं कि आखिर कौन सी ली जाए, द होंडा अमेज और द Hyundai Aura। दोनों ही गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ जो हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं एंड उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ज़्यादा बेहतर है और इसमें ज़्यादा बेहतर है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ ऑफ द होंडा अमेज एंड द Hyundai Aura। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये द कार गाइड स्टाइल में होने वाला है ताकि हम एक एक पॉइंट को कवर कर सकें और आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिल जाए। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कि आपको अमेज लेनी है या फिर Aura। इतना ही नहीं, अगर आप पंजाब से हैं, जलंधर किससे गाड़ी ले सकते हैं, तो मैं आपको होंडा अमेज और Hyundai Aura दोनों पर ही अच्छे डिस्काउंट्स, क्विक डिलीवरीज, बेस्ट रेट्स, प्रॉपर सब कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ज़रूर कर दें, यहाँ पर आपको नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ सिर्फ पंजाब वाले ही करिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा स्पॉन्सर्ड मैसेज, जो स्पॉन्सर्ड भी और आप लोगों के फ़ायदे का भी है। कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बिजनेसेस में, जॉब्स में पैसों की प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, एक फ्रेंचाइजी, जिसमें आप 3.5 लाख रुपीज़ एक बार इन्वेस्ट करके आप मंथली 1 लाख टू 1.5 लाख प्रॉफिट ईजिली अर्न कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। कार्स के रिलेटेड है, जैसे हमारी एक पुरानी गाड़ी होती है, धीरे धीरे उसकी माइलेज गिर जाती है, उसकी जो इंजन में नॉइस आ जाती है, ब्लैक स्मोक आ जाती है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक प्रोसेस होता है इंजन कार्बनाइजेशन, जिसमें आप अपनी गाड़ी को क्लीन करवाते हैं आफ्टर 20-25,000 किलोमीटर्स, जिसकी वजह से आपकी जो माइलेज है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और उसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटी है, रिफाइनमेंट है, वो आपको फील होती है डेफिनेटली। तो ये एक प्रोसेस है कार्बनाइजेशन, उसकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं और ये एक ज़रूरी प्रोसेस भी है, मैं करवाता हूँ, मुझे पता है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल एक प्रोसेस है। तो इसकी फ्रेंचाइजी के लिए है ऑल ओवर इंडिया। आप अगर लेना चाहते हो सिर्फ 3.5 लाख देख के, जिसमें आपको मशीन मिलेगी ये वाली जो सारा काम करती है, आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग मिलेगी, आपको वेबसाइट मिलेगी, आपको होर्डिंग्स वगैरह मिलेंगे, तो आपको ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दूँगा और फ्रेंचाइजी के टर्म्स एंड कंडीशंस भी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं द कार गाइड स्टाइल से, जिसमें हम वॉक अराउंड और ड्राइव दोनों कवर करेंगे। तो पहले दोनों के वॉक अराउंड्स और डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं, वारंटी डिस्कस कर लेते हैं, इनकी प्राइसिंग वगैरह डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे करूंगा इनकी ड्राइव के बारे में डिटेल। तो होंडा अमेज से शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली सबसे पहले आपकी जो निगाह जाती है इसके अग्रेसिव डिज़ाइन पर ही जाती है। मुझे पर्सनली इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अग्रेसिव लगता है, स्पेसिफिकली ग्रिल और हेडलाइट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और सड़कों पर भी जो रोड प्रेजेंस आती है ना, इसकी थोड़ी सी स्पोर्टी आती है, यानी आपको फील होता है कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, बट दिखने में ज़्यादा है। ड्राइविंग का मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर, यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं, प्लस आपको मिल जाती है यहाँ पर एक हेलोजन हेडलैम्प मिलता है। प्रोजेक्टर यहाँ नहीं है, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे और यहाँ पर फॉग लैंप हाउसिंग। ग्रिल के साथ साथ होंडा का पूरा बड़ा बैज, जिसमें आप काफ़ी अच्छा तरीके से क्रोम का इस्तेमाल देख सकते हैं। गर्मी बहुत है यार आज, चलो कोई बात नहीं। और अगर आप देखेंगे फ्रंट बम्पर इसका पूरा, तो वो भी बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में, वैसे कॉमन डिज़ाइन है बट ये डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन लगता है, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही स्पोर्टीनेस फील वो आती है। फ्रंट डिज़ाइन में ही आ जाते हैं हम Aura की तरफ। Aura में थोड़ा सा क्यूट लुकिंग डिज़ाइन है बिकॉज ऑफ इट्स हेडलैम्प्स, लेकिन आपको इसमें LED DRL थोड़े बेटर देखने को मिल जाते हैं और आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। हालांकि ये हेलोजन है, LED नहीं है, और प्रोजेक्टर आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, ये भी हेलोजन ही आपको मिलेंगे, लेकिन प्रोजेक्टर की थोड़ा सा थ्रो बेटर होता है एंड एक्चुअल में फॉग्स में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी इसमें। प्लस आपको मिल जाता है यहाँ पर एक एयर कर्टन की ऑप्शन, जिससे थोड़ी सी हाईवे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और टायर्स भी ठंडे रहते हैं। ग्रिल वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो ये LED DRL जैसे मैंने कहा बेटर मिल जाते हैं, ग्रिल के बीच में इंटीग्रेटेड है एंड ये ग्रिल काफ़ी अच्छी है। डार्क थोड़ी सी क्रोमिश लुक आती है इसकी, तो ये ज़्यादा गंदी नहीं दिखती है। क्रोम वगैरह थोड़ा डिफरेंट लुक आती है, इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसको क्रोम का सराउंडिंग्स यहाँ पर सिल्वर फिनिश वाली थोड़ी सी दी हुई है। बम्पर भी इसका थोड़ा छोटा है, मतलब सिंपल एंड स्लीक कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से इसको लुक देने की। तो ये इसका फ्रंट साइड हो गया। अब हम चलते हैं अमेज की साइड प्रोफाइल कर लेते हैं।
सिर्फ फ्रंट लुक ही ज़रूरी नहीं होता, साइड लुक, अलॉय व्हील्स, बैक साइड सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइड में आपको मैं दिखाना चाहूँगा इनके अलॉय व्हील्स। इससे पहले कि आप नीचे कमेंट करना शुरू करेंगे ऋषभ भाई ये अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, मैं जानता हूँ ये नहीं आते हैं। जिनकी ये गाड़ी है, सहज ब्रदर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी ये गाड़ी है, उन्होंने मुझे दी थी आज के लिए। तो उसमें मैं बता दूं कि उन्होंने ये अलॉय व्हील्स स्टाइलिश करवाए हैं और मैं उनकी चॉइस की दाद देता हूँ। बहुत ही अच्छे अलॉय व्हील्स लगते हैं। जब उन्होंने लगवाए थे तब भी मैंने यही कहा था। हालांकि आपको दिखा देता हूँ अमेज में अलॉयज़ कैसे दिखते हैं। औरा के अलॉयज़ आपको यहाँ पर 15 इंचज़ के यहाँ पर मिल जाते हैं, कंपनी की तरफ से जो आते हैं। काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। रही बात ओवरऑल साइड डिज़ाइन की, तो डायमेंशंस आपको मैं दोनों यहाँ पर दिखा देता हूँ। ORVMs दोनों के ऐसे ही हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन इंडिकेटर्स आपको दोनों ही साइड पर मिल जाते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है कि डिज़ाइन की तरफ से कोई कमी नहीं है। दोनों में ही आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, इधर भी और इधर भी। हालांकि डिज़ाइन वाइज मुझे इसका हैंडल ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द क्रोम एंड रिक्वेस्ट सेंसर का डिज़ाइन की जगह यहाँ पर क्रोम का काम नहीं है और ये छोटा सा डॉट वाला दिया गया, तो थोड़ा सा वो फ़र्क लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम या अप मार्केट नज़र आता है। पहले चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ। अमेज हम दिखा देता हूँ आपको। शुरुआत करते हैं अमेज की बूट स्पेस से। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 420 लीटर्स की बूट स्पेस। हालांकि बहुत मैं प्रैक्टिकल बूट स्पेस नहीं कहूँगा बिकॉज ऐसी लंबी नहीं है। साइड पर आपको वो कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा लोकेशंस या कह लो एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है, एरिया दिया गया जहाँ पर आप छोटा छोटा सामान ज़ाया रख पाओगे। बड़े बैग की बात करो तो वो आपको ऐसे स्ट्रेट रखने पड़ेंगे, इस तरह ऐसे 2 बैग नहीं आएंगे, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। दूसरा जो मुझे थोड़ा सा अमेज का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, हालांकि 420 लीटर्स की बूट स्पेस है, जो यहाँ पर इसका बटन दिया गया है ना, वो ईजिली आपको नहीं मिल पाता। जब आप पहली बार गाड़ी देखोगे या दूसरी तीसरी बार में देखोगे, नॉर्मली बटन्स टच करते ही पता लग जाता है कि कहाँ पर किस तरह का बटन है। यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कैमरा के साथ। एक बार आदत हो जाएगी फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अभी मैंने बंद नहीं की, अच्छी से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरे टेल लैंप्स का डिज़ाइन जो है, हालांकि औरा जैसा ही है वैसा ही आपको नज़र आ जाता है। रिवर्स लाइट और आपको इंडिकेटर की ऑप्शन भी यहीं पर दिख जाती है। कैमरा की ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाएगी जो डायनामिक है, एंड साथ के साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। एग्जॉस्ट डिफरेंट है, इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको औरा की बैक साइड की बात करें तो डिज़ाइन को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। कईयों को ये अच्छा लगता है, कईयों को ये कम अच्छा लगता है, बट पर्सनली मुझे इसके LED टेल लैंप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ में प्रॉपर इसकी लाइटिंग सिस्टम रिवर्स की हो चाहे वो इंडिकेटर की हो। कईयों को लगता है कि ये क्रोम स्ट्रिप यहाँ पर ना होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें अमेज में बटन की प्रॉब्लम रहती है, इसमें बटन है ही नहीं। और आगे बैजिंग प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन अगर आप बूट्स इसकी ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या तो आगे से, जहाँ पर आपको ड्राइवर वाली साइड पे एक बटन दिया गया, या अपनी की से आप इसको दबा कर रखेंगे तो बूट ऐसे प्रॉपर ओपन हो जाती है। सिर्फ अनलॉक नहीं, ओपन होती है। 402 लीटर्स की प्रैक्टिकल बूट स्पेस यहाँ पर मिलती है। हालाँकि नंबर्स में अमेज की बूट स्पेस ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अगर यूज़ की बात करूँ कि कैसे आप उसको यूज़ कर पाएंगे, तो औरा की बूट स्पेस इज़ मच बेटर, क्योंकि 2 बैग्स आप सीधे सीधे यहाँ पर रख सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। एंड वही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर 4 मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये रहा, यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाएगा, तो थोड़ी बेटर व्यूइंग एंगल मिल जाता है। उसको थोड़ा कैमरा अप माउंटेड यहाँ पर लगा हुआ है अमेज का, तो औरा में ये चीज़ थोड़ी सी बेटर है। दोनों ही गाड़ियों में आपको डिफॉगर्स और शार्क फिन एंटीना की ऑप्शन मिल जाती है। शुरुआत करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। तो अमेज में बिल्ड क्वालिटी से शुरू करें तो आपको सारी जगह हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है, लेकिन वही बात आती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी सी क्वालिटी है वो और बेहतर हो सकती थी। जैसे आपको होंडा सिटी वगैरह में मिलती है या इनफैक्ट सिविक वगैरह में मिलती है, तो थोड़ी सी इससे अप मार्केट है। तो यहाँ पर वो कॉस्ट कटिंग जो है हम कह सकते हैं कि की गई है। फीचर्स के मामले में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर एनालॉग आपको मिलेंगे स्पीडोमीटर्स, एंड बीच में छोटी सी एक MID मिलती है फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड। देन यू हैव द टच स्क्रीन हेयर, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको मिरर लिंक के फीचर्स मिल जाते हैं। प्लस आपको मिल जाते हैं इसमें क्रूज़ कंट्रोल का फीचर, जिसकी वजह से आप हाईवे पे या सिटी में भी जब ट्रैफिक कम है तो आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और रियल लाइफ माइलेज में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा। रही बात इसकी अब स्टोरेज स्पेसेस की, तो आपको यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं, छोटे सा ग्रूव यहाँ पर मिलेगा, ग्लव बॉक्स आपको काफ़ी ह्यूज मिल जाता है, हालांकि सामान अभी इसमें भरा हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि स्टोरेज के मामले में आपको डोर्स के साइड पर भी एक बड़ी बॉटल रख के, उसके बाद भी छोटा मोटा सामान आपके पास रखने की जगह होल्डर्स के साथ साथ थोड़ी सी जगह यहाँ पर मोबाइल या वॉलेट रखने की भी है, या अपने शेड्स भी आप ऐसे रख सकते हैं। तो ये हो जाती है इसकी स्पेस मैनेजमेंट। सीट्स के कंफर्ट वगैरह की अगर मैं आपसे बात करूँ तो फ्रंट सीट में थाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आई थिंक कंफर्ट का मैं ज़्यादा आपको ड्राइव में बताऊँगा।
IRVM आपको यहाँ पर मिल जाता है मैनुअल, ऊपर आपको सनशेड मिल जाते हैं लेकिन विदाउट एनी मिरर, और लाइट यहाँ पर आपको एक मिरर मिलता है लेकिन लाइट नहीं आपको मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाते हैं। फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल भी है। AC वैसे लग रहा है कि जैसे तो इतनी गर्मी है ना, कोई भी AC हो अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा, बट हाँ वही लगता है कि शायद थोड़ा और बेटर होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट आई थिंक थोड़ी देर में कूलिंग कर देगा। सो या अब एक सेडान गाड़ी है तो स्पेस और आपके लिए कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो कंफर्ट के मामले में सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, लेदर आपको पूरा मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट ही मिलेंगे फ्रंट में, लेकिन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। लेगरूम वगैरह की बात करूँ तो अमेज है ही फेमस इसलिए बिकॉज उसमें आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है। अभी सीट मैंने काफ़ी पीछे की हुई है और फिर भी आपको लेगरूम काफ़ी भरपूर मिल जाता है। हालांकि थाई सपोर्ट की कमी जो है वो यहाँ पर महसूस थोड़ी सी आपको होगी, स्पेशली अगर कोई ज़्यादा लंबा होगा। माई हाइट इज़ 5'8", 5'9", तो थाई सपोर्ट इज़ ओके। मतलब अगर थाई सपोर्ट चाहिए तो मेरे फिर पैर आगे टच करेंगे तो वो इरिटेट करेंगे, थोड़ा सा मेरे को ऊपर रखना ही पड़ेगा। तो लेकिन बैक सपोर्ट इज़ क्वाइट हैंडी एंड आपको यहाँ पर 3 लोग भी अगर बैठना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सुपर कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन हाँ बैठ सकते हैं। लॉन्ग राइड्स पे आप जल्दी थकने वाले नहीं हैं, स्पेशली अगर ज़्यादा वो हेल्दी नहीं है तो। रही बात फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 12 वॉट का एक सॉकेट मिल जाता है। USB पावर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, सिर्फ 12 वॉट का सॉकेट मिलेगा। और रेयर AC वेंट्स नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि हर सेडान में होने ज़रूरी हैं। लेंथ लंबी हो जाती है, अगले वाला AC पीछे तक आपको हवा नहीं दे पाता है। ये बाद में लगवाएं, ये कंपनी की तरफ से नहीं आते हैं। और आपको यहाँ पर किसी तरह की स्टोरेज फ़ोन वगैरह की नहीं मिलती है, लेकिन साइड पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर पावर वॉट सॉकेट यहाँ पर है तो एक फ़ोन की स्टोरेज तो बनती है ना, तो यहाँ पर छोटी सी स्टोरेज दे देते तो मज़ा आ जाता। और रही बात इसके डोर्स की, तो वहाँ पर भी एक बॉटल थोड़ा सा सामान आप रख सकते हैं। 4 आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। ट्विटर्स आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं, तो स्पीकर सिस्टम इस अबव एवरेज कह सकते हैं इसका। रियर सीट में एक और चीज़ की कमी है, टॉप मॉडल होने के बावजूद आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, तो वो एक छोटा सा मेरे को ड्रॉबैक यहाँ पर नज़र आता है। अब आते हैं ऑरा के इंटीरियर में, जिसमें आपको बैठते ही थोड़ा सा प्रीमियम फील डेफिनेटली होता है कि जितने भी प्लास्टिक्स भी इवन यूज़ किए गए हैं और डिज़ाइनिंग भी, बिकॉज 3 टोन आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो आपको फील होगा कि हाँ ये डेफिनेटली थोड़े से अप मार्केट है। ग्लॉस फिनिश आपको मिल जाती है आपके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के आसपास, जहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे AC वेंट्स यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा थ्रो इनका बेटर रहता है बिकॉज ये डायरेक्टली धूप पर नहीं आते, थोड़े नीचे हैं, तो वो आपको पीछे तक भी थ्रो इसका थोड़ा मिलता है। हालांकि पीछे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा फीचर USB चार्जिंग और USB पोर्ट आपके एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स मिलते हैं और पेट्रोल में आएगा क्रूज कंट्रोल, डीजल में यहाँ पर क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, उसका ध्यान जरूर रख लें। स्टीयरिंग आपको लेदर रैप पूरा मिलेगा और यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे विद द इंडिकेटर एंड यहाँ पर आपको वाइपर के, ना ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है ना ही रेन सेंसिंग वाइपर्स है, सेम दोनों केस में। AC की आपको यहाँ पर वेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेंटरों के यादें लाएंगे, गोल वाले नॉब्स हैं, अच्छे लगते हैं डेफिनेटली। एंड इनका थ्रो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अमेज। उसके अलावा गियर नॉब भी आपको लेदर रैप मिल जाता है और जितना भी ट्रीटमेंट ये कॉफ़ी कलर का है, ब्लैक का है, बेज का है, उसकी वजह से आपको एक ऐसा लगता है कि आप एक थोड़ी बेहतर गाड़ी में अंदर बैठे हैं। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट होने की वजह से टोटल ओवरऑल आपको ये गाड़ी थोड़ी सी स्पेशियस भी लगती है, फील आपको होगी। अब टॉप वेरिएंट में यहाँ पर इसके डिज़ाइंड फैब्रिक सीट्स आती है, लेदर सीट्स नहीं आती। अब उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। कई लोगों को लेदर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन लेदर में गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है। फैब्रिक में ऐसा नहीं है, फैब्रिक थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं और डिज़ाइन भी हो गया। अब फैब्रिक की कोई प्लेन फैब्रिक तो है नहीं, हाँ, लेकिन इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू द लेदर, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात स्टोरेज स्पेसेस की, तो आपको यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं, लेकिन एक बड़ा एक छोटा। आगे आप यहाँ कुछ नहीं रख सकते बिकॉज दिस इज द वायरलेस चार्जिंग पैड, इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा अगर आप कुछ रखना चाहते हैं। छोटा सा यहाँ पर स्टोरेज दी गई है और लेकिन यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड के ऊपर स्टोरेज है और कोल्ड ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है विच इज़ क्वाइट डिसेंट एंड एक स्पेस आपको अच्छी मिल जाएगी सामान रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग है तो कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आपको प्रोवाइड कर दी है। एनालॉग आपको RPM रेंज मिलती है, लेकिन स्पीडोमीटर आपको विद MID डिजिटल मिलेगा, जो अमेज से थोड़ा बड़ा भी है और ज़्यादा बेहतरीन लगता है। पुश बटन स्टार्ट आपको इसका दोनों का ही राइट साइड पर मिलता है और मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कि लेफ्ट साइड पर हो, बिकॉज आपका जो हाथ आए बैठे और फटाफट स्टार्ट यहाँ से होता है, मतलब राइट की बजाय लेफ्ट मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। कंफर्ट के मामले में आपको एक बेहतरीन सीट मिल जाती है, कंफर्टेबल सीट, थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था। IRVM आपको यहाँ पर मैनुअल मिलेगा, यहाँ पर आपको सनशेड मिल जाएगा विदाउट मिरर विदाउट लाइट, लेकिन यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाएगा जो थोड़ा सा बड़ा है, अच्छी चीज़ है। और सेंटर में आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है जो कि अमेज में मिसिंग है, लाइट उसकी यहाँ पर सेंटर में आती है। अब चलते हैं ऑरा की बैक साइड पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक
डेफिनेटली बेज कलर इंटीरियर की वजह से, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट की वजह से थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस लगता है और सीट्स का जो रिक्लाइन है वो भी थोड़ा सा बेहतर है और थाई सपोर्ट भी आपको प्रॉपर मिल जाती है। लेग रूम दोनों में इक्वल है, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कंफर्ट के नाम पे आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज़ में रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और आपको सॉकेट भी यहाँ पर 12 वॉट का मिल जाता है। हालांकि वही बात है, यहाँ पर आपको स्टोरेज की स्पेस नहीं मिलती, वो आपको फ़ोन आगे रखना पड़ेगा अपना, यहाँ जो भी आप चार्ज पे लगाते हैं यहाँ पीछे सीट पे भी रख सकते हैं। तो वो एक चीज़ है कि आपको रेयर एसी वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो फ्लोर है इनका अमेज और इसका दोनों का ही ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा इतना सा इसको हम देखने को मिलता है, तो थर्ड पर्सन सेंटर में बैठ सकता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। विड्थ दोनों गाड़ियों की अच्छी है एंड आपके शोल्डर्स टकराएंगे, थोड़े थोड़े टकरा सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली आप बैठ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो आपको अमेज के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं कहूँगा। हालांकि हाइट के मामले में ऑरा की जो हाइट है वो ज़्यादा है और बट हेडरूम उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऑरा से। हेडरेस्ट आपको फ्रंट वाले मिल जाते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड, एडजस्टेबल नहीं है। ये मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं अगर ये एडजस्टेबल होते यानी कि रिमूवेबल होते तो वो बेटर एक आपको परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज एक्सीडेंटल केस में कई बार दरवाज़ा वगैरह ना आपका स्टक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक हेडरेस्ट है एडजस्टेबल, तो आप उसको निकाल के जो उसका मेटल आगे कोना होता है उससे शीशा तोड़ के बाहर निकल सकते हो, तो वो इमरजेंसी के टाइम पे काम भी आता है। तो वो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट फ्रंट वाले तो दे देते, चाहे पीछे ना भी दे, पीछे आपको बल्कि एडजस्टेबल मिल जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब अगर ड्राइवर आगे है, पीछे से उतारना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, तो ये वाले अगर होते तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक आर्मरेस्ट भी, अभी पॉलीथीन चढ़ा तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट आर्मरेस्ट के साथ आपको कप होल्डर्स भी इस गाड़ी में मिल जाएंगे। बारी आती है बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, तो 4 स्टार रेटिंग आपको अमेज में मिल जाती है अडल्ट सेफ्टी में, लेकिन जो आपको चाइल्ड सेफ्टी मिलती है यानी कि पीछे बैठे अगर बच्चा कोई बैठता है, वैसे तो आइसोफिक मिल जाते हैं, बट स्टिल आपको 1 स्टार की रेटिंग ही वहाँ पर देखने को मिलेगी। और फील की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रूव हो सकता था, स्पेशली मेटल शीट्स वगैरह की बात करें, बट ऐसा नहीं है कि मेटल शीट्स पतली हैं तो वो अच्छी नहीं होती, तो बट 4 स्टार रेटिंग है, उसमें आप सेटिस्फाइड पूरे हैं। रही बात इसके आफ्टर सेल सर्विस की, तो होंडा की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। होंडा एक बहुत ही रेप्यूटेटेड ब्रांड है एंड आपको मतलब सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर कोई जो भी आप होंडा का ओनर होगा आप उससे भी पूछ सकते हैं कि सर्विसिंग वगैरह में किसी तरह की कोई कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी। अब बारी आती है इसकी मेंटेनेंस की और वारंटी की। वारंटी में अच्छी बात यह है कि वैसे तो इसमें 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है, लेकिन अभी के टाइम पर थोड़ी गाड़ियाँ कम सेल हो रही हैं तो कंपनी डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह दे रही हैं, तो 4th और 5th ईयर की जो वारंटी है आपको इस टाइम पर फ्री दी जा रही है और मेंटेनेंस पैकेजेस पर भी डिस्काउंट है, और वैसे भी गाड़ी पे मैं आपको बाकी डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, तो आप याद है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगर पंजाब से हैं तो। रही बात मेंटेनेंस की, तो सर्विस पैकेजेस मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही कम प्राइस पर इसके आते हैं। ईयरली आप AMCs वगैरह ले सकते हैं, वो भी कंपनी कहती है 4900 रुपीज़ में आप इसके AMC डीजल की ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ, यानी कि द ऑरा। ऑरा में वारंटी का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें वॉन्डर वारंटी आती है 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स, 4 इयर्स की 60,000 और 5 इयर्स की 50,000 किलोमीटर्स की। हालांकि एक छोटी सी चीज़ ये है कि आपको ये वॉन्डर वारंटी का जो है ये डिसाइड पहले करना पड़ता है जब आप गाड़ी की परचेज़ करते हैं और इंश्योरेंस अपनी करवाते हैं, और मतलब जब आपके पेपर वर्क हो रहा है ना, तब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप ये 3 इयर्स वाली लेना चाहते हैं, 4 इयर्स वाली या 5 इयर्स वाली। ये मैं चाहता था कि फ्लेक्सिबल होती, कि जिस तरह की सिचुएशन आई है उस तरह की आपको वारंटी मिल जाए। 3 इयर्स की लिमिटेड तो है ही इसमें, तो वो एक अच्छी चीज़ है। प्लस रही बात इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, तो वो मुझे कहीं ना कहीं सुपीरियर लगती है एज़ कम्पेयर टू द होंडा अमेज। हालांकि इसकी NCAP रेटिंग अभी आनी बाकी है। रही बात गाड़ियों की, इस गाड़ी की स्पेसिफिकली आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस की, तो Hyundai भी एक बहुत ही प्यारा ब्रांड है, एक काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं इजीली। सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्पेशली अगर आपका शोरूम वगैरह वाले से अच्छी डीलिंग है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंटेनेंस में भी इसकी भी मेंटेनेंस नॉर्मल ही है, ना ओवर प्राइस है, ना मैं कहूँगा कि सस्ती है। बारी आती है दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन की, कि इसके अलावा आपके पास और कौन सी ऑप्शंस रह जाती हैं। तो डिज़ायर, एस्पायर और टिगोर एक अच्छी ऑप्शंस में आ जाती हैं, लेकिन अगर हम इन पांचों गाड़ियों को ओवरऑल देखते हैं तो मुझे लगता है कि इन सेगमेंट की जो बेस्ट 2 गाड़ियां हैं वो यही 2 हैं। एक अग्रेसिव लुक के लिए जानी जाती है, अभी ड्राइविंग हम देखेंगे, और एक थोड़ी सी क्यूट लेकिन फीचर रिच के मामले में जानी जाती है। और क्वालिटी वाइज भी आपको Hyundai की जो क्वालिटी इंटीरियर वगैरह मिल जाता है वो थोड़ा बेटर आ जाता है। डिज़ायर, टिगोर हो तो उसमें आपको जो है डीजल की ऑप्शन नहीं मिलती है, तो इनमें डीजल की ऑप्शंस भी हैं, तो आपके पास एक ह्यूज वैरायटी हो जाती है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको आखिरकार कौन सी गाड़ी लेनी है। तो कंपटीशन में सबसे बेस्ट अगर 2 गाड़ियाँ हैं तो वो यही दोनों गाड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें से भी कौन सी बेहतर है ड्राइव करके पता लगेगा।
तो गाड़ी की शुरुआत में सबसे पहले बैठती ही जो मुझे सेफ एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 4 स्टार रेटिंग की जो आपको मिलती है वो कहीं ना कहीं फील नहीं होती है। मैं आपको सही बता दूं 4 स्टार नहीं फील होती, हालांकि गाड़ी पूरी सेफ एंड सिक्योर फील होती है, बट 4 स्टार गाड़ी में बैठते ही आपको पता लगता है कि आप किसी 4 स्टार गाड़ी में बैठे हैं, तो वो अमेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। दिस इज व्हाट आई थिंक। बारी आती है अर्गोनॉमिक्स की, तो वो उस मामले में मैं होंडा को पूरे नंबर देना चाहूँगा, बिकॉज आपको हर एक चीज़ प्रॉपर फील हो जाती है, कहाँ कहाँ पर आपके बटन्स हैं, इजीली आप उसको रीच कर सकते हैं। आर्मरेस्ट आपको स्लाइडिंग मिल जाती है, लेकिन स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ हैंड ब्रेक लगाना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। तो आपको जब गाड़ी रोक के हैंड ब्रेक लगानी है तो आपको आर्मरेस्ट को स्लाइड बैक करना ही पड़ेगा। तो वो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा अर्गोनॉमिक्स में मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। आपको ORVMs कंट्रोल करने हैं अपने इलेक्ट्रिकली, आप वो इजीली कर सकते हैं। इजी कंट्रोल्स हैं, बटन्स की क्वालिटी अबव एवरेज, इजीली बेस्ट नहीं कह सकता सेगमेंट के, बट अबव एवरेज। बारी आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में पिलर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े थिक हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़े बेहतर हो सकते थे, एंड उसकी वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है किसी को। ORVMs की बात करूं तो हालांकि साइज़ इनका छोटा है, लेकिन पिक्चर आपको पूरी दिखने को मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और आपको बोनट की अगर मैं बात करूं तो पूरा ऊपर तक अगर आप ले जाते हैं सीट को, या अपनी आईज आपकी जैसे पूरी ऊपर तक रहती हैं, तो आप राइट वाला बोनट देख सकते हैं, लेफ्ट आपको नहीं दिखेगा। थोड़ा वियर्ड है, बट राइट आपको बोनट इजीली इस गाड़ी में दिख जाता है। सेडान है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों आपको दिखें। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अमेज को लेकर जो लोगों की कंप्लेंट भी कह सकते हैं और लोगों की क्वेरीज भी रहती हैं कि NVH लेवल इस गाड़ी के कैसे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे कहते हैं कि NVH लेवल्स बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। NVH का मतलब होता है नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस। नॉइस यस इसकी है, वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन आपको मतलब बहुत आप ज़्यादा रेव करोगे तब आपको फील होगी, लेकिन ऐसे पूरा हम NVH लेवल नहीं पूरा ख़राब कह सकते। NVH लेवल में नॉइस थोड़ी सी अंदर आपको आती है, इंसुलेशन बेटर होती तो मज़ा आ जाता। वो उसमें कोई ना कोई मुझे थोड़ी सी कोई कमी लगती है डीजल इंजन में। पेट्रोल हमने जब चलाया हुआ है पहले, तो पेट्रोल में मेरे को NVH की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती। हाँ, आप हाईवे पे इसको बहुत हाई स्पीड्स पे लेके जाएंगे तब नॉइस अंदर डेफिनेटली आएगी। RPM रेंज में मैं वही बता रहा था कि 3000 RPM के बाद डीजल में अगर आप जाते हैं तब आपको ज़्यादा जो नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस है वो फील होती है, बट वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज इसकी पावर आपको बिलो 3000 बहुत अच्छी पावर आपको 2500 में अच्छी मिल जाती है। लेकिन एक्सप्लोरेशन ब्रेकिंग में आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। तो नॉइस वाइब्रेशन लेवल पर इट्स अबव एवरेज, अच्छी है, और आपको नॉइस अंदर आती है, वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होती। स्पेसिफिकली आइडल कंडीशंस में, जैसे आप रेड लाइट्स वगैरह पे रुके हैं, तब आपको जो वाइब्रेशन है वो फील नहीं होती। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप पेट्रोल इंजन में, डीजल में स्पेसिफिकली। तो आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल में कितनी रिफाइनमेंट इसको मिल जाती है। अब होंडा के इंजन हैं अच्छे होते ही हैं। बारी आती है ड्राइवर कंफर्ट की, यानी कि इस टाइम पर मेरी। तो मुझे लगता है कि थाई सपोर्ट थोड़ी बेहतर होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन सीट्स की जो कंफर्ट लेवल है बैक के लिए वो एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। लेदर सीट्स है तो थोड़ी गर्मी है, थोड़ा बैक पे पसीना तो आपको आएगा ही गर्मियों में, बट हाँ अगर आप मौसम वगैरह ठीक रहता है आपका, कोस्टल एरियाज वाली तरफ है, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बारिशों में हो सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा लगे। हाँ, फैब्रिक सीट्स होती तो आपको उसमें थोड़ा सा ईज़ मिल जाना था। बात करते हैं अब इसकी एक्सलेरेशन और ब्रेकिंग की, तो आपको बताना चाहूँगा कि 1500 RPM से नीचे रखेंगे तो माइलेज ज़्यादा आएगी, और अगर पिकअप चाहिए तो 1500 के बाद, ये देखिए, और डिले किसी भी तरह का आपको फील नहीं होगा। 2000 से 3000 RPM के बीच में बहुत ही अच्छी एक्सप्रेशन इसकी आती है। हाँ, 3000 के बाद नॉइस एंड वाइब्रेशंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब देख सकते हैं मैं इजीली 120 पर पहुंच भी गया हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता इस स्पीड पे ज़्यादा आपको चलाना। अभी रोड खाली थी तो दिखाना वॉज रियली इंपॉर्टेंट कि किस तरह की इसकी एक्सप्रेशन आपको मिल जाती है। तो डीजल इंजन में सबसे खास बात इसकी यही है, सेगमेंट में भी, कि अच्छी एक्सप्रेशन आपको मिल जाती है। सिटी में भी आपको एक स्मूथ राइड मिल जाती है, ओवरटेकिंग ईजी जल्दी आप कर सकते हैं, और साथ के साथ अगर आप हाईवेज पे इसको लेके जाते हैं तब भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्सलेरेशन, ओवरटेकिंग की फील मिल जाती है, और कॉन्फिडेंटली आप गाड़ी को ओवरटेक कर पाएंगे, किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर पाएंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है।
हालांकि ब्रेकिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेकिंग इसकी थोड़ी सी मुझे लगता है कि बेटर हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि ब्रेक अच्छी नहीं है, इस जस्ट कि आपको एक होती है यूनिफॉर्म ब्रेकिंग, जितना जितना आप दोबारा उतनी आपको ब्रेक मिलती जा रही। इसमें थोड़ा सीन क्या है कि ब्रेक इतने लेवल पे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद पूरी मिल जाती है। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी लीनियर होती रेदर देन झटके वाली, तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम फील देती। तो वो थोड़ा सा मेरी एक शिकायत है होंडा अमेज के साथ कि ब्रेकिंग की जो फील है वो बेटर हो सकती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन ऑफ दिस व्हीकल। तो सस्पेंशन चेक करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो हाईवे पे आपको बहुत ही कुशनी राइड इसकी मिल जाती है। रही बात पॉट होल्स वगैरह पे, तो आपको सस्पेंशन की जो नॉइस है वो थोड़ी थोड़ी अंदर आपको डेफिनेटली आएगी। उसमें मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही अच्छी वो लेवल्स है, वो NVH लेवल्स में आ जाती है। जो नॉइस है वो आपको अंदर इंजन की नहीं बल्कि बाहर की भी आती है। जो गाड़ी का हॉर्न है उसकी आवाज़ थोड़ी सी अंदर ज़्यादा आती है। मेरी उम्मीद थी कि कम आएगी, बट ऐसा नहीं है। सस्पेंशन में एक चीज़ ये चीज़ अच्छी है कि आपको कंफर्ट के मामले में थोड़ी बेटर एक बाउंसी राइड मिल जाए, झटके नहीं लगते हैं। हालांकि आवाज़ आती है तो वो मैं आपको बता दूं, और थोड़ा सा बॉडी रोल भी है, स्पेशली पीछे के वर्जन के लिए। आगे के लिए नहीं आपको फील होगा, पीछे आपको डेफिनेटली थोड़ा सा जो बॉडी रोल है वो महसूस होगा ही होगा। बारी आती है ट्रांसमिशन। अब इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, CVT भी आती है। CVT में पावर कम हो जाती है, लेकिन आपको मैनुअल में पावर पूरी मिल जाती है और आपके हाथों में पावर रहती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस 1 रिवर्स आपको यहाँ पर मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लच इज़ रियली लाइट। डीजल इंजन होने के बावजूद भी आपको पेट्रोल जैसा क्लच ही मिलता है, क्योंकि यूजुअली डीजल इंजन का जो क्लच होता है वो थोड़ा हैवी होता है, हार्ड लेवल पर होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। लेकिन इसमें आपको डीजल में भी आपको एक लाइट क्लच देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है वो लगी इसका ये जो गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स में आपको बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। आप इजीली गियर जो है वो फटाफट चेंज कर सकते हैं। ट्रैफिक कंडीशंस में आपको सिटी टू सिटी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार फर्स्ट गियर करना पड़ता है, सेकंड गियर न्यूट्रल करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा आपको थकान नहीं होगी। क्लच लाइट है, गियर आपको जल्दी चेंज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक आपको किस तरह का मिलता है। तो स्टीयरिंग फीडबैक इज़ रियली एक्यूरेट। जिस तरह की आपको स्टीयरिंग चाहिए वैसा आपको स्टीयरिंग, मतलब जिस तरह आप टर्न लेना चाहते हैं उसी तक आपको पता लग जाता है कि किस तरह का इसका स्टीयरिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्मूथनेस है स्टीयरिंग की, यानी कि वेट है, लाइट वेट जो है, सिटी में तो बहुत अच्छा लगता है। हाईवे पे मुझे कहते हैं कि थोड़ा सा वेट इसका बढ़ जाए, थोड़ा हैवी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी हाईवे पे थोड़ा लाइटर साइड पर रहता है ये सिटी में, लेकिन बड़े मज़ेदार है। डीजल इंजन की पिकअप बहुत अच्छी लगती है मेरे को। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरे को पिकअप फटाफट मिल जाती है अगर मैं किसी को ओवरटेक करना चाहता हूँ, तो वो एक काफ़ी अच्छी एक चीज़ है और चलाने में मज़ा आता है। फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको इस गाड़ी में डेफिनेटली मिल जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है फॉर दिस होंडा अमेज। रियल लाइफ माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी तो काफ़ी क्लेम करती है। हालांकि आपको सिटी में इसकी जो माइलेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 20-22 के आसपास मिलेगी। हाईवे में अगर आप ढंग से चलाएंगे गाड़ी तो आपको 28-29, और अगर आप थोड़ा हार्शली चलाते हैं, लोग ज़्यादा भरे हैं, स्पीड ज़्यादा रखी हुई है आपने, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाईवे पे 23-24, 25 भी कहीं की आ जाती है, बट 24 का एवरेज लगा के रखें। अब जब हम ऑरा में आ गए हैं तो ऑरा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात जब आती है, सिक्योर फील करने की बात आती है, तो एनकैप रेटिंग तो इनकी नहीं हुई है अभी ऑरा की, लेकिन जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको काफ़ी प्रीमियम और सेफ महसूस डेफिनेटली होता है। बिल्ड क्वालिटी आपको फील होती है, स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी, कि आप एक अच्छी क्वालिटी में बैठे, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको सुपीरियर मिल जाती है। चाहे वो स्टीयरिंग हो, चाहे वो सीट्स हों, चाहे वो उसके साइड पे डोर पैनल्स हों, तो आपको लगता है कि हाँ आप एक थोड़ी बेहतर गाड़ी में यहाँ पर बैठे हैं। NVH लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको अमेज से बेहतर NVH लेवल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इंसुलेशन बेहतर है। अगर आप आइडल कंडीशन में दोनों गाड़ियों के बाहर खड़े हैं और गाड़ी आपने स्टार्ट की है, AC वगैरह फुल है, तब आपको दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, लेकिन अंदर बैठकर आपको डेफिनेटली काफ़ी बेहतर फील होता है ऑरा में, और आपको जो वाइब्रेशंस हैं, नॉइस है, वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम महसूस होगी इन दिस ऑरा। और विजिबिलिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। विजिबिलिटी में पिलर्स जो है वो इनकी थिकनेस है, मैं उनमें नहीं कहूँगा, उनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। बोनट आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। सिटिंग पोजीशन चाहे आप हाइट ज़्यादा भी रख लें तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा नीचे रखा हुआ, माई हाइट इज़ 5'8", 5'9" के आसपास। और ORVMs की अगर बात करूँ तो वो ठीक साइज़ के हैं, डिसेंट साइज़ है, लेकिन आपको विजिबिलिटी पूरी मिल जाती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। रही बात इसके
IRVM के थ्रू, तो वो आपको एक अच्छे साइज़ का, बड़े साइज़ का IRVM मिल जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर विजिबिलिटी पीछे नज़र आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स लगे हैं या बटन्स लगे हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए, क्या वो रीच में है या नहीं। तो जितने भी बटन्स हैं, चाहे वो AC कंट्रोल्स हों, चाहे वो MID के हों, चाहे वो ORVMs के हों, विंडोज़ के हों, वो बहुत ही सही जगह पर प्लेस किए गए हैं। हैंड ब्रेक के लिए भी आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर आर्मरेस्ट मिसिंग है, और में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, तो उस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रख लें। अब आर्मरेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो ड्राइवर्स कंफर्ट हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि थाई सपोर्ट आपको ऑरा में बेहतर मिल जाती है हमें इससे, और बैक सपोर्ट दोनों में सेम है, लेकिन इसमें फैब्रिक सीट्स आती हैं टॉप वेरिएंट में, डिज़ाइंड फैब्रिक सीट्स, जिसकी वजह से आपको गर्मियों में पसीना है वो थोड़ा कम आएगा और गर्मी कम लगेगी। अभी तो चलो प्लास्टिक चढ़ा हुआ उस वजह से मुझे लग रही है, पर मुझे पता है कि फैब्रिक में एज़ कम्पेयर टू लेदर कम लगती है। ड्राइवर कंफर्ट में जैसे कि मैंने बताया, आर्मरेस्ट नहीं है तो उसकी आपको कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। आर्मरेस्ट होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि आफ्टर मार्केट आपको मिल जाती है, बट कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रख लें कि गाड़ी में आपको आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी। बात करते हैं स्टीयरिंग फीडबैक की, तो वो आपको बहुत ही एक्यूरेट स्टीयरिंग मिल जाता है, और फीडबैक भी बहुत इंस्टेंटली और बिल्कुल सही फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आती है। एंड कंफर्ट आपको पूरा है चलाने में। स्टीयरिंग सिटी में काफ़ी लाइट वेट हो जाता है, हाईवे पे थोड़ा थोड़ा वेट इसका बढ़ता रहता है, यानी कि हैवी साइड पे जाता रहता है, तो स्टेबिलिटी में आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलती है। अब एक्सलेरेशन भी टेस्ट कर ही लेते हैं। राइट नाउ दिस इज़ 4th गियर एंड 1500 RPM की है और 80 की स्पीड, और मैंने पेडल पे पैर रखा 100, 105, 110, 120 हो गया। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। मैं 120 ज़्यादा कभी नहीं करता होता, मतलब हाईवे पे डिपेंड करता है। इस पे 100-120 से ज़्यादा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, और मैं सजेस्ट भी किसी को नहीं करूँगा। ये जैसे हम अपने टेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए करते हैं। तो हाँ, टेस्ट से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो RPM की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो सही पावर जो आपको मिलती है वो मिलती है आफ्टर 2000-2500 RPM रेंज। हालांकि एक्सप्रेशन के मामले में मुझे कहीं ना कहीं अमेज का इंजन बेहतर लगता है, बिकॉज उसमें आपको BHP ज़्यादा मिल जाती है, तो वो एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, एंड हर किसी को वो पसंद भी आएगा अनडाउटेडली, उसमें कोई शक नहीं है। एक्सप्रेशन आपको जो अमेज में ही बेहतर मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑरा। इंजन की पावर अच्छी है। बॉडी रोल वगैरह की सस्पेंशन की बात करूं तो ये थोड़ी स्टिफर साइड पर सॉफ्टर साइड मिक्स्ड है, मतलब बैलेंस्ड है बहुत, कि आपको बॉडी रोल भी कम महसूस हो और झटके भी कम महसूस हो, तो वही सारा एक आपको मिक्स्ड फुल पैकेज मिल जाता है। कंफर्टेबल राइड मिल जाती है रियर पैसेंजर्स के लिए भी और फ्रंट पैसेंजर के लिए भी। जब आप 3500 RPM के आसपास चले जाते हैं तो आपको थोड़ी सी वॉइस जो नॉइस है वो अंदर आती है, वोकल हो जाता है थोड़ा सा इंजन इसका, उसके बारे में आपको बता दूं। लेकिन एक्सप्रेशन आपको एक अच्छी फिर भी मिल जाती है, लेकिन अमेज में बेहतर है, बस कहने का मेरा घूम फिर के मतलब ये है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इसमें अमेज से बेहतर ब्रेकिंग आ जाती है। अमेज में एक्सप्रेशन अच्छी है तो ऑरा में आपको ब्रेकिंग बेटर मिल जाती है, और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट ब्रेक मिलती है, इंस्टेंट ब्रेक मिलती है, और बहुत ही लीनियर ब्रेक मिलती है। जितना जितना प्रेस करेंगे उतना उतना आपको ब्रेक यहाँ पर मिलती रहेगी, तो प्लस पॉइंट है। मुझे ये काफ़ी ऑरा में एक प्लस पॉइंट इसका काफ़ी एक सुपीरियर इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, क्योंकि ब्रेकिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, और ABS EBD तो स्टैंडर्ड और 2 एयरबैग्स हैं ही, लेकिन इसकी ब्रेक थोड़ी सी मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रही है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करूं तो क्लच काफ़ी लाइट है, सिटी में आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन गियर भी आप बहुत ही इजीली फटाफट चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस गियर्स हैं और काफ़ी लाइट वेट भी है, तो स्मूथ है, आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रांसमिशन के मामले में। स्टीयरिंग की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो वो भी आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिल जाता है, होल्ड करने में अच्छा है। डीजल में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, पेट्रोल में क्रूज़ कंट्रोल आता है, उसकी वजह से माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाती है। माइलेज चलो आगे करते हैं। तो फीडबैक आपको बहुत प्यारा मिलता है, कॉन्फिडेंट आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, मज़ा आता है चलाते वक्त, और आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती है कि स्टीयरिंग थोड़ा बेटर होता तो मज़ा आता। अच्छा स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, हाई स्पीड्स पे थोड़ा हैवी हो जाता है, इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी बेटर मिल जाती है। जैसे 80 की स्पीड है तो थोड़ा हैवी हो गया स्टीयरिंग इस टाइम पे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी रियल लाइफ माइलेज। तो कंपनी तो क्लेम कुछ ज़्यादा करती है, उतनी आपको एक्चुअल लाइफ में आती नहीं है। सिटी में आप इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइलेज अराउंड 16-17,
एंड हाईवे पे जैसे आप चले जाएंगे तो 21, 22 और आपको मिल जाती है। हालांकि क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, बट क्रूज़ कंट्रोल के तरीके से यानी कि लाइट फुट रखने पर आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 25, 26 के आसपास लोगों की आ रही है, तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है एंड आप डेफिनेटली उसे कंसिडर कर सकते हैं। NVH लेवल्स की स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि अमेज से इसमें बेहतर है। इनफैक्ट पूरे सेगमेंट में अगर सबसे बेहतरीन NVH लेवल्स हैं तो वो ऑरा के मुझे कहीं ना कहीं फील होते हैं, चाहे वो नॉइस हो, वाइब्रेशंस हो, चाहे वो हार्शनेस हो, तो वो आपको एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। नॉइस आपको काफ़ी अंदर कम आती है, चाहे वो सिर्फ इंजन की हो, ओवरऑल ट्रैफिक की हो, हॉर्न की हो, तो उस वजह से आपको फील होता है कि हाँ एक मैं थोड़ी प्रीमियम, एक बेटर इंसुलेटेड गाड़ी में मैं बैठा हूँ। हार्शनेस भी सेम है, आपको किस तरह की कोई हार्शनेस इंजन से नहीं फील होगी। वाइब्रेशंस भी आपको क्लच, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, सीट्स वगैरह पे कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी, चाहे आप ज़्यादा स्पीड पर है, चाहे आप आइडल कंडीशंस पर हैं। हालांकि जब आप 3500, 3000 RPM क्रॉस कर सकते हैं तब आपको डेफिनेटली थोड़ी सी नॉइस और हार्शनेस फील होगी और थोड़ी डिफरेंट तरह की नॉइस आती है। बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन, ये जो डीजल है, अमेज में आपको 4 सिलेंडर मिलता है, तो उसका आपको जो डिफरेंस है वो फील होगा 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर का, लेकिन फिर भी ये वाला आपको ज़्यादा रिफाइंड लगता है, यानी कि 3 सिलेंडर ज़्यादा रिफाइंड लगता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब दोनों गाड़ियों को ड्राइव करने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कौन सी ली जाए। तो कंक्लूजन में बताऊंगा कि वेरिएंट वाइज अगर देखें तो ईजी टू अंडरस्टैंड वेरिएंट्स जो हैं वो अमेज में है। बेस है, टॉप में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस यानी कि CVT ऑप्शंस मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं इसकी AMT ऑप्शन से बेटर है। तो अगर आप जाना चाहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको CVT वाली तरफ जाना चाहिए। इसमें आपको फीचर्स भी सारे मिल जाते हैं। हालांकि इसमें जो AMT आता है उसमें फीचर्स टॉप वेरिएंट वाले नहीं, उसमें SX प्लस वेरिएंट आता है, वो वाले आपको फीचर्स मिलेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाके इन दोनों गाड़ियों के ब्रोशर्स भी देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। इनफैक्ट किसी भी गाड़ी का ब्रोशर देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर है। तो कंक्लूजन आखिरकार, अब प्राइस वगैरह की बात करें तो ऑरा का जो प्राइस है वो ओवरऑल कम है, बेस में भी और टॉप में भी। अब टॉप में अगर हम स्पेसिफिकली मैनुअल की बात करें तब भी, और थोड़े कुछ थाउजेंड्स का फ़र्क आ जाता है, लेकिन अमेज में आपको मिल जाती है थोड़ी एक्स्ट्रा वारंटी। ऑफ़र्स की अगर मैं बात करूं शोरूम लेवल पे, तो मेरे साथ अगर आप करते हैं तब मैं आपको दोनों ही गाड़ियों में कुछ ऑफ़र दिलवा सकता हूं। और रही बात अगर आप ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको तब भी दोनों ही गाड़ियों में थोड़े ऑफ़र्स मेरे से थोड़े कम मिलेंगे, बट मिल जाएंगे, बिकॉज इसमें वारंटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसमें थोड़ा सा एक्सेसरी वगैरह में हो सकता है कि आपको मिल जाए, मेरे थ्रू कराएंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। बट द पॉइंट इज़ कि दोनों ही गाड़ियाँ अपने आप में एक सुपीरियर प्रोडक्ट है। ये अग्रेसिव में आ जाती है, ये थोड़ी क्यूट में आ जाती है। ड्राइविंग के मामले में ये मुझे थोड़ी बेटर लगती है बिकॉज ऑफ द इंजन परफॉर्मेंस। NVH लेवल्स में ये थोड़ी पीछे रह जाती है, ये थोड़ी बेहतर है। तो बाकी मैंने आपको ड्राइविंग में सारा कुछ बता ही दिया है। तो कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियों में अगर आपको चाहिए एक सिटी ड्राइव, हाईवे ड्राइव दोनों मिक्स थोड़ी, और आपको चाहिए थोड़ा प्रीमियम फील एंड फीचर रिच गाड़ी, तो ये। अगर आपको चाहिए एक स्पोर्टी गाड़ी, जो आप स्पेसिफिकली डीजल की अगर मैं बात करूं, स्पोर्टी गाड़ी चाहिए जो आप अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं, पहाड़ों में भी लेके जाना चाहते हैं सारा कुछ, तो अमेज एक थोड़ी सी बेटर ऑप्शन यहाँ पर सामने आती है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ऑरा ज़्यादा अच्छी लगती है अमेज, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो ये था मेरी तरफ से द डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द ऑरा एंड द अमेज। इसी तरह की लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव, एक्सेसरीज, कंपैरिजन और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ के फैंस हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, बिकॉज वहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।